बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी के हवाले से। न्यूक्लियस को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन था और ये डिस्कवरी 1831 में हुई। जैसे कि यहाँ इस तस्वीर में हमें सेल की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अहम कंपोनेंट होते हैं। तो उनमें से एक ऑर्गेनेल जिसका नाम न्यूक्लियस है, उसको यहाँ हम बाहर बड़ा इनलाज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं। इनको आज के लेक्चर में समझना है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमैटिन नेटवर्क, इन सब बातों को आज की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस की शेप को। न्यूक्लियस शेप के लिहाज से हमें ये स्फेरिकल या फिर ये लॉब्ड शेप नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर हमें एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर में हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर का नज़र आ रहा है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ वाइट ब्लड सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट नज़र आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है न्यूट्रोफिल और यहाँ नज़र आ रहा है हमें एसिनोफिल। गौर से देखें इसकी स्ट्रक्चर के अंदर तो यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियस है या फिर यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियस है वो हमें लॉब शेप नज़र आएगा। और न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है कि ये जेनेटिक कंट्रोल सेंटर है। हमारे सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना वो न्यूक्लियस की जिम्मेदारी होती है। न्यूक्लियस के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे बने, सेल के अंदर फंक्शन कैसे रेगुलेट हो और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो पेरेंट के अंदर है कैसे ऑफ स्प्रिंग के अंदर वो इंफॉर्मेशन मुंतकिल की जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन से हैं। न्यूक्लियस को बेहतर समझने के लिए हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस एंड नंबर 4 क्रोमेटिन। आगे की स्लाइड में हम इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। इस स्लाइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को समझने से पहले इसकी तस्वीर को हमें जूम इन करके देखना होगा। इस पिक्चर को जैसे ही हम जूम इन कर रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के नाम नज़र आ रहे हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप और कुछ नहीं, यही हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवेलप है। और अगर हम इस न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आएगी। एक इसकी आउटर लेयर नज़र आ रही है हमें, दूसरा इसकी हमें इनर लेयर नज़र आ रही है। तो हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो गलत नहीं होगा। इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान हमें एक स्पेस भी देखने को मिल रहा है। अगर इस स्पेस को नाम दें तो इस स्पेस का नाम होना चाहिए पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान एक कैविटी है। इसी स्पेस का नाम पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा। तो हमने अब ये देखा कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन ना होकर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक आउटर लिपिड की बायलेयर है और एक इनर लिपिड की बायलेयर है और दो लिपिड की बायलेयर के दरमियान एक स्पेस नज़र आ रहा है जिनका नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें लाजमन डिस्कस करना होगी जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है। वो ये है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन के मालिक्यूल लगे हुए हैं जो कि एज ए चैनल की तरह बिहेव करेंगे, जिनका काम ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। कोई चीज़ न्यूक्लियस से अगर बाहर जा रही है तो इन चैनल के ज़रिए बाहर जाएगी और कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आ रही है तो वो इन चैनल के ज़रिए अंदर आएगी। अब वक्त है कि समझा जाए कि इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। यही चीज़ें लिखी होगी जो हमने डिस्कस की हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक इनकी इनर मेम्ब्रेन जबकि दूसरी आउटर मेम्ब्रेन हमें नज़र आएगी जो कि लिपिड बायलेयर की बनी है दोनों मेम्ब्रेन्स। और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान हमें स्पेस नज़र आएगा और इस स्पेस का नाम पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा। अच्छा, स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हमें नज़र आएंगे जो कि एज ए चैनल की तरह बिहेव करेंगे, जो कि यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। ये और कुछ भी नहीं, इन्हीं का नाम न्यूक्लियर पोर्स है। और ये न्यूक्लियर पोर जिस प्रोटीन के बने हुए हैं इनका नाम न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन होता है। इनका काम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में अहम रोल प्ले करना होता है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में।
अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस नज़र आ रहा है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, जिसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होगा, इसी का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसका दूसरा नाम कैरियोलेम्फ है। तो कैरियोलेम्फ के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस पड़ा हुआ है। अगर इसकी कंपोजिशन हम देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। इस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलेम्फ के अंदर हमें प्रोटीन नज़र आ सकते हैं, डीएनए, आरएनए और बहुत सारे एंजाइम जिस तरह से पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि डीएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, मेटल, आयन, ये तमाम तर चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करें कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी रोल की, तो ये एक किस्म का मीडियम है, जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। अब वक्त है कि समझा जाए कि न्यूक्लियोलस क्या है। अगर हम गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, जो कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, तो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसका नाम न्यूक्लियोलस है। अगर न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर देखें तो ये स्फेरिकल शेप होते हैं। ये सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम शेप की बात कर ही रहे हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए न्यूक्लियोलस को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक इसका सेंट्रल रीजन नज़र आएगा जिसको हम सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल रीजन के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। दूसरा, इस सेंटर के अराउंड एक और रीजन होता है जिसको हम पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट हमें देखने को मिलेंगे। और हमें पता है न्यूक्लियोलस का काम राइबोसोम सिंथेसिस करना होता है, तो यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट दिखाए गए हैं। थोड़ा सा मजीद इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस हमें कब नज़र आएंगे और कब नज़र नहीं आएंगे, इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। न्यूक्लियोलस अपीयर होते हैं जब इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस सेल डिवीजन का वो फेस है जिसमें सेल सबसे पहले अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशंस होती है, जिसमें तमाम तर ऑर्गेनेल्स डबल बन जाते हैं। मगर सेल अभी तक डिवाइड नहीं होता। सेल अपने आप को ग्रो करने में लगा रहता है और ये ग्रोविंग फेस जो है, इसी का नाम इंटरफेस है। इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेस भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इस फेस के अंदर न्यूक्लियोलस हमें दिखाई देता है। जैसे ही सेल मैच्योर हो जाता है, जो ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट अमल होता है सेल को डिवाइड करना। तो सेल डिवीजन जैसे ही हो रही होगी, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन हो रही है, तो हमें ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम रोल की बात करें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस का रोल कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन जो है वो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो ये क्रोमेटिन ही होता है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में पड़ा होगा। डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर अगर कंडेंस हो जाए तो आगे चलकर इससे बनेगा क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसमें क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। अगर इसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नज़र आएगा, इसका नाम और कुछ नहीं, इसी का नाम क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। अगर हम बात करें इनका क्या काम है, तो ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि सेलुलर फंक्शन के लिए और इनहेरिटेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस स्लाइड की। इस स्लाइड के अंदर ये हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर नज़र आ रहा है, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्रोमेटिन नेटवर्क है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें, जूम इन करके देखें, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा, जो कि यहाँ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जिनका नाम डीएनए है। और डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन नेटवर्क बनाएंगे। और अगर यही क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस फॉर्म में हो जाए, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो इसका नाम होगा क्रोमोसोम्स। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोमेयर क्या है, क्रोमोसोम्स आम किसे कहेंगे और क्रोमाटिड क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स के अंदर जहाँ स्पाइंडल फाइबर आकर अटैच होंगे और सेल डिवीजन में अहम रोल प्ले करेंगे। अगर हम बात करें आर्म्स की, क्रोमोसोम्स आर्म किसे कहेंगे? क्रोमोसोम्स आर्म हम उसको कहते हैं
ये जो हमें रीजन नजर आ रहा है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के रीजन से लेकर क्रोमोसोम्स का वो सेगमेंट जहाँ तक क्रोमोसोम्स खत्म नहीं हो रहे, क्रोमोसोम्स के टर्मिनल सेगमेंट तक जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस एरिया को हम आर्म का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमें ये दो आर्म नजर आ रही है। तो आर्म क्या होती है, सेंट्रोमेयर से लेकर टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स तक जो सेगमेंट नजर आ रहा है, इसी को हम क्रोमोसोम्स आर्म का नाम दे रहे हैं। और ये हमें पता है, अगर ये आर्म साइज में छोटी है तो इसको पी आर्म का नाम देंगे, और साइज में अगर ये आर्म बड़ी है तो इसको हम क्यू आर्म का नाम देंगे। अब बात करते हैं क्रोमाटिड की। तो यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर हमें एक ये स्ट्रैंड नजर आ रही है, दूसरी यहाँ पर ये स्ट्रैंड नजर आ रही है। तो ये एक स्टैंड है, ये इसकी रेप्लिकेटेड वर्जन दूसरी स्टैंड है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर दो स्टैंड नजर आ रही है, एक स्टैंड से ही दूसरी स्टैंड बनी है। ये जो रेप्लिकेटेड कॉपी है, इसी क्रोमोसोम्स की जो हाफ रेप्लिकेटेड कॉपी है, इसी का नाम क्रोमाटिड है। तो हम कह सकते हैं क्रोमाटिड क्या होता है, अगर ऐसा क्रोमोसोम्स जिसमें दो क्रोमाटिड पाए जाए तो उसमें एक क्रोमाटिड से जो दूसरी इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी बन रही है, इसी का नाम क्रोमाटिड है। यहाँ अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक ऐसा क्रोमोसोम्स है जिसमें दो क्रोमाटिड हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ये क्रोमाटिड, दूसरा ये क्रोमाटिड। अब ये जो दोनों क्रोमाटिड है, इनके दरमियान आपको एक कंस्ट्रक्शन सा एरिया नजर आ रहा है। ये और कुछ नहीं, ये सेंट्रोमियर है, या फिर इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एक और भी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का, या फिर NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं हम इसको। अब समझने की कोशिश करें कि ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है कि भाई ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक ऐसा रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसका काम न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करना या फिर राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना होता है। इस स्लाइड के अंदर हम क्रोमोसोम्स के टाइप को समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की लोकेशन के लिहाज से क्रोमोसोम्स को चार हिस्सों में हमने बांटा है। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर पे है और दोनों आर्म इसके बराबर नजर आ रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम मेटासेंट्रिक का नाम देंगे। और अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में ना हो, थोड़ा सा साइड में हो, अपर रीजन की तरफ या लोअर रीजन की तरफ, नतीजे में दोनों आर्म जो है वो बराबर नजर नहीं आएगी। एक आर्म छोटी जबकि दूसरी आर्म हमें ये आर्म छोटी जबकि दूसरी आर्म साइज में बड़ी नजर आएगी। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक का। और अगर क्रोमोसोम्स में लगा हुआ सेंट्रोमेयर उस पोजीशन में हो कि एक हमारे पास जो आर्म वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट जबकि दूसरी तरफ वाले आर्म्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग नजर आए, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। अगर सेंट्रोमेयर की पोजीशन टर्मिनल एंड की तरफ हो तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहले जान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होंगे जिसमें प्रॉपर हमें न्यूक्लियस नजर आएगा, और यूकैरियोटिक सेल से पहले जो सेल वजूद में आए थे जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं था, अर्ली सेल थे, ऐसे सेलों को हम प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। प्रो का मतलब फर्स्ट या अर्ली होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसे किस्म का सेल होगा जिसमें हमें पता है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, यानी कि वेल डेवलप न्यूक्लियस या प्रॉपर न्यूक्लियस हमें देखने को नजर नहीं आएगा, ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगी। इस तरह से अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल तो इसमें हमें ट्रू न्यूक्लियस नजर आएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नजर आएगी। जबकि दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें हमें न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस जैसी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट नजर आएंगी, और यहाँ पर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमें सर्कुलर लॉन्ग डीएनए की स्ट्रक्चर नजर आएगी, जबकि बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो इसमें हमें बहुत सारे डीएनए नजर आएंगे, यानी कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है या जो इनका क्रोमोसोम्स होता है उसमें हमें हिस्टोन प्रोटीन नजर नहीं आते, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें जो इनका क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर क्रोमोसोम्स होगा वहाँ हमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों साथ नजर आएंगे। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल होंगे जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, जैसे कि गोल्गी या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये हमें नजर नहीं आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नजर आएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह।
यहाँ पर बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वहाँ पर हमें स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसका नाम मेसोसोम्स है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होंगे जो कि सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्ट में अहम रोल प्ले करेंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम्स एब्सेंट होगा, क्योंकि मेसोसोम का काम जो है वो दूसरे ऑर्गेनल कर रहे होंगे। तो ये थी आज की स्लाइड, ये है कोट ऑफ द डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।